हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम माई वे नाम की साउथ कोरियन फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। मूवी का प्लॉट वर्ल्ड वॉर 2 पर बेस्ड है और इस वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दो लोग एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन से एक दूसरे के सबसे बड़े दोस्त कैसे बनते हैं, इस कहानी के ऊपर बेस्ड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है मार्च 1928 कोरिया से। हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ कोरिया में शिफ्ट हो रहा है। उसका नाम होता है टाट्सुओ और वो एक जापानीज फैमिली से बिलोंग करता है। गाड़ी से जाने के वक्त टाट्सुओ का फादर कहता है, टाट्सुओ देखना, यह नए स्कूल में तुम्हें बहुत मजा आएगा और तुम्हें नए नए दोस्त भी मिलेंगे। टाट्सुओ उस वक्त एक एल्बम देख रहा होता है और तभी उनके गाड़ी के पास और एक लड़का आता है और टाट्सुओ की तरफ एक बार देख के दौड़ते हुए उस गाड़ी से भी आगे निकल जाता है। इसके बाद टाट्सुओ और उसकी फैमिली उनके ग्रैंडपा के घर पर जाते हैं। यहाँ हम उस लड़के को भी देखते हैं जो पहले दौड़ रहा होता है। उसका नाम है जुंगशिका। जुंगशिका अपने फादर और छोटी बहन यून शू के साथ रहता है। जुंगशिका के फादर टाट्सुओ के ग्रैंडफादर के यहाँ काम करते हैं। टाट्सुओ को देखकर उसका ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद उनके पास जुंगशिका के फादर आता है और जुंगशिका को कहता है टाट्सुओ को ग्रीट करने के लिए, क्योंकि वो छोटे मालिक हैं। टाट्सुओ के फादर यूनशू को कहता है कि उसका भाई बहुत तेज दौड़ता है। यूनशू कहता है कि जुंगशिका कोरिया का सबसे तेज रनर है। तब टाट्सुओ कहता है वो टोक्यो का सबसे तेज रनर है। जुंगशिका कहता है क्या वो रेस करना चाहेगा और टाट्सुओ भी ये सुनकर रेडी हो जाता है। वो दोनों दौड़ने लगते हैं और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते एक साथ बड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बहुत सारे रेस में, बहुत सारे मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कोई रेस टाट्सुओ जीतता है तो कभी कोई रेस जुंगशिका जीतता है। इसके बाद उनके स्कूल का फाइनल मैराथन रेस होता है और यहाँ पर टाट्सुओ जीत जाता है। जीतने के बाद वो जुंगशिका को कहता है थैंक्स उसके पीछे पीछे दौड़ने के लिए। जुंगशिका कहता है ये उसका लकी डे था इसलिए जीत गया। टाट्सुओ के जीतने के ऑनर पे उसके ग्रैंडपा एक हाउस पार्टी अरेंज करते हैं और इस पार्टी में एक पार्सल आता है जिसके ऊपर जापान गवर्नमेंट का नाम लिखा होता है। जुंगशिका के फादर वो पार्सल रिसीव करते हैं और टाट्सुओ के ग्रैंडपा को दे देते हैं। उसके ऊपर टाट्सुओ का नाम लिखा होता है, इसलिए टाट्सुओ उसे अपना गिफ्ट समझ के खोलने लगता है और अंदर से एक डॉल निकलती है। टाट्सुओ के ग्रैंडपा देखते ही समझ जाते हैं कि ये एक टाइम बॉम्ब है और वो खुद उस डॉल को हाथ में लेते हैं और तभी वो बॉम्ब फट जाता है और टाट्सुओ के ग्रैंडपा मारे जाते हैं। बाकी किसी को ज्यादा कुछ नहीं होता। टाट्सुओ सोचता है कि ये काम जुंगशिका के फादर ने ही किया होगा और वो जुंगशिका के फादर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जुंगशिका और उसका बहन बहुत बार बोलते हैं कि उनके फादर ने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई मानता ही नहीं। इसके बाद वो दोनों उस घर से निकल जाते हैं और पुलिस जब उनके फादर को छोड़ते हैं उन्हें लेके एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। पुलिस जुंगशिका के फादर को इतना मारते हैं कि वो अपने चलने फिरने का ताकत खो बैठते हैं। जुंगशिका हाथों से खींचने वाली रिक्शा चलाने का काम करने लगता है। एक दिन उसके रिक्शे से एक आदमी जा रहा होता है, तब वो जुंगशिका को पूछता है क्या तुम मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि जुंगशिका के पैर में सैंड बैग लगाया हुआ होता है। वो कोई जवाब नहीं देता। तब फिर से वो पैसेंजर कहता है अगर 30 मिनट के अंदर अंदर जुंगशिका उसे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा तो वो उसे डबल भाड़ा देगा और अगर 20 मिनट के अंदर ले जा पाया तो 3 गुना भाड़ा देगा। ये सुन के जुंगशिका रिक्शा को लेकर दौड़ने लगता है और इतनी तेजी से दौड़ता है कि कई बार तो एक्सीडेंट होने से भी बच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टाट्सुओ के फादर उसे मेडिकल एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप करने को कहता है, लेकिन टाट्सुओ कहता है कि नहीं, वो मैराथन रनर बनेगा और अपने ग्रैंडपा जैसा फौजी बनेगा एक दिन।
अगले सीन में हम देखते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पोर्ट्स का चेयरमैन और टात्सुओ मीडिया को कहते हैं कि कोरिया में मैराथन का फ्यूचर किम जोंग शॉन के साथ ही खत्म हो चुका है। किम जोंग शॉन ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता होता है। एनीवेज टात्सुओ मीडिया से कहते हैं कि कोरिया का अब कोई भी रनर ओलंपिक में पार्ट नहीं लेगा। इसके बाद हम देखते हैं जुंगशिका अपने उस पैसेंजर को उस ऑफिस में ही ले आता है। वो आदमी 3 गुना पैसे देता है और जब ऑफिस के अंदर जा रहा होता है, जुंगशिका का एक दोस्त जोंगदे उसे देखता है और जुंगशिका को आके कहता है कि यही है किम जोंग शॉन। जुंगशिका पहले तो मानता नहीं, तब जोंगदे उसे ऑफिस के अंदर ले जाता है। वहां पर वो देखते हैं कि शॉन चेयरमैन से कहता है कि मैराथन रेस में टात्सुओ के साथ अगर जुंगशिका नहीं दौड़ा तो मैच बोरिंग हो जाएगा। और तभी पीछे मीडिया का एक आदमी जुंगशिका को देखता है और सारी मीडिया पूछने लगती है कि वो अभी क्या कर रहा है, क्या वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। ये सब टात्सुओ कहता है इस रिक्शा वाले का कोई चांस ही नहीं है रेस में जीतने का। तब जुंगशिका कहता है कि अगर उसे रेस में दौड़ने दिया तो वो दिखाएगा एक रिक्शा वाला क्या कर सकता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जुंगशिका अपने घर पर होता है और तब शॉन एक चिट्ठी लेकर आते हैं जिसमें लिखा होता है जुंगशिका रेस में पार्टिसिपेट करेगा। ये देख के उसके आसपास रहने वाले सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग एक साथ मिलकर खुशी मनाने लगते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि जोंगदे जुंगशिका की बहन से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। एनीवेज इसके बाद वो रेस का दिन आ जाता है। रेस शुरू होने से पहले जुंगशिका के फादर उसे गले लगाते हैं और जीत के आने के लिए कहते हैं। रेस शुरू हो जाता है। टात्सुओ पहले से ही सबसे आगे रहता है और जुंगशिका मिडिल में रहता है। रेस जब खत्म होने को आता है तब जुंगशिका धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उसे आगे बढ़ते देख किमुरा नाम का एक लड़का धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन जुंगशिका ऐसे डॉज करता है कि किमुरा खुद ही गिर जाता है। और इसके बाद जुंगशिका और टात्सुओ के बीच बहुत बढ़िया मुकाबला होता है, लेकिन जुंगशिका आखिर में जीत जाता है और ये देख के उसको सपोर्ट करने वाले सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद मैच का रिजल्ट बताया जाता है। तब वो होस्ट कहता है कि रेस को जीता है टात्सुओ ने और सेकंड पोजीशन पर है किमुरा। इवन थर्ड पोजीशन में भी जुंगशिका का नाम नहीं लिया जाता। ये देख के सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि रेस जुंगशिका ने जीता है। तब वो होस्ट कहता है नहीं, जुंगशिका ने किमुरा को धक्का दिया था इसलिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। जुंगशिका जाके गुस्से में चेयरमैन को मार देता है, इसलिए पुलिस उसे पकड़ लेती है। और ये देखकर बहुत सारे लोग जो जुंगशिका को सपोर्ट करते थे वो सारे जाके पुलिस के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन पुलिस आके उनको डोमिनेट करती है और पकड़ के ले जाती है। कोर्ट में सजा सुनाई जाती है कि जिन लोगों ने हमला किया था उन्हें कोरिया की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के खिलाफ लड़ाई करनी होगी। इसके बाद वो सारे लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं। अगले सीन में हमें वॉर का टाइम दिखाया जाता है जहां कोरिया जापान के खिलाफ लड़ रहा होता है। जुंगशिका, जोंगदे और बाकी के लोग बहुत जाबाजी से लड़ते हैं, लेकिन जापान के सामने टिक नहीं पाते और कोरिया के बहुत लोग मारे जाते हैं। कुछ बचते हैं जिनमें से जुंगशिका और जोंगदे भी होते हैं। कोरिया के जितने भी लोग बचते हैं उन्हें मिलाकर एक टीम बनाया जाता है जिसका नाम होता है टीम 9। जापान इन लोगों को अपने आर्मी में शामिल कर लेते हैं, लेकिन जो कॉर्नेल होते हैं वो इनसे बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं और उन्हें कोरियन डॉग कह के बुलाते हैं। एक दिन टीम 9 पानी भरने का काम कर रही होती है और तभी कहीं से गोली चलने लगती है। पहले एक जापानीज ऑफिसर मारे जाते हैं, फिर कुछ और जापानीज सोल्जर भी मारे जाते हैं, लेकिन जुंगशिका उसको देख लेता है जो गोली चला रहा था। वो दौड़ता हुआ उस गन वाले के सामने वाले ब्रोकन वॉल पर आ जाता है और उसके ऊपर ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन जो गोली मार रहा था पहले ही ग्रेनेड देख लेता है और वहां से भाग जाता है। जुंगशिका यह देख के उसे ढूंढने जाता है और एक छोटे से घर पर आ पहुंचता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जुंगशिका उसे चाकू से मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जो गोली चला रहा था वो असल में एक लड़की है और उस लड़की का नाम है शिराई।
तब टीम 9 शिराई को लेकर हेडक्वार्टर्स की ओर चले जाते हैं। शिराई के पास उसके फैमिली का एक फोटो था। इस फोटो को लेकर उनमें से 2 लोगों के बीच झगड़ा करने लगते हैं और इसके कारण वो फोटो 2 हिस्से में बांट दिया जाता है। ये देख के शिराई रोने लगती है। इसके बाद वो सब हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं और यहाँ शिराई को बंद करके रखा जाता है और एक लेफ्टिनेंट टीम 9 को मारने लगता है कि शिराई ने सिर्फ जापानीज को ही क्यों मारा, कोरियंस को क्यों नहीं मारा। तभी वहाँ पे एक कॉर्नेल आते हैं और उसे मारने के लिए मना करते हैं। वो शिराई से पूछते हैं कि शिराई ने ऐसा क्यों किया। शिराई कहती है कि वो चाइना से आई है और जापानीज ने चाइना के सारे औरतों को रेप किया है और इसके कारण वो जापानीज को मारना चाहती है। ये सुन के उसे पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और उसी दिन रात को हम देखते हैं कि जुंगशिका रनिंग का प्रैक्टिस कर रहा होता है। एनीवेज अगले दिन सुबह वहाँ पे टात्सुओ आता है मिलिट्री के कपड़े पहनकर। उसे देखकर जुंगशिका, जोंगदे और वो सारे लोग चौंक जाते हैं। वो आता है और उस कॉर्नेल जिसने टीम 9 को मारने के लिए मना किया था उसे कहते हैं कि उसे कॉर्नेल के पोस्ट से डिमोट कर दिया जाएगा और जापान गवर्नमेंट के लिए लॉयल्टी दिखाने के लिए उसे सुसाइड कमिट करना होगा। तब वो अपने पेट में एक तलवार फंसाता है और पूरे पेट को 2 हिस्सों में बांट देता है और लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए अपने ही जान दे देता है। इसके बाद टात्सुओ कहता है कि वो उनका नया कॉर्नेल है और वो सोवियत यूनियन को डेमोलिश करने के लिए आया है। इसके बाद वो प्लान बनाता है कि उनके पूरे फौज में से 50 लोगों को सुसाइड स्क्वाड बनाया जाएगा। एनीवेज उसी दिन रात को जुंगशिका रनिंग का प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी टात्सुओ पीछे से देख लेता है। जुंगशिका दौड़ते दौड़ते शिराई के पिंजरे के पास आता है और उसे अपने फैमिली फोटो देता है। वो कहता है कि उसके घर में भी शिराई जैसी एक बहन है, इसलिए उसने उस फोटो को चिपका दिया है। अगले दिन सुबह सारे लोग एक साथ एक ब्रिज बना रहे होते हैं। टीम 9 में से एक आदमी को बहुत भूख लग रही होती है। उसका नाम है चुंगबॉक। वो मछली पकड़ने काम छोड़ के नदी में कूद जाता है और टात्सुओ ये देख लेता है, इसलिए सजा के तौर पर उनका सबसे खास सामान को जला दिया जाता है। जुंगशिका का रनिंग शूज भी जला दिया जाता है। जुंगशिका उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसे मारने लगते हैं। उस दिन रात को टात्सुओ सारे फौज में से 50 लोगों को सिलेक्ट करता है और उनसे सुसाइड स्क्वाड बनने को कहता है और ये सारे लोग कोरियन होते हैं। जुंगशिका कहता है वो ये काम नहीं करेगा। वो कहता है कि कोरियन आर्मी को वो लोग नहीं फोर्स कर सकते। ये सुन के टात्सुओ गुस्सा हो जाता है और बंदूक से बहुत बुरी तरह से उसे मारने लगता है। इसके बाद जुंगशिका जब बेहोश हो जाता है उसे लेकर शिराई के पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। शिराई चाइनीज में कहती है कि अगले दिन सुबह उन लोगों को मार दिया जाएगा। जुंगशिका चाइनीज समझ नहीं पाता, इसलिए शिराई उसे इशारा करके समझा देती है। कुछ देर बाद वहां उनका टीम 9 आता है और पिंजरे को खोलकर जुंगशिका और शिराई को लेके किसी तरह बचते बचाते भाग निकलते हैं। वो लोग उस ब्रिज के पास आते हैं और नाव पे बैठते हैं, लेकिन जुंगशिका पीछे मुड़कर देखता है कि उसी दिन सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया है। जुंगशिका जोंगदाई को कहता है तुम लोग जाओ, मैं बाकी के कोरियन लोगों को बचाऊंगा। जोंगदाई उसे जबरदस्ती बोट में बिठाने का कोशिश करता है लेकिन जुंगशिका वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद सोवियत का एक प्लेन जुंगशिका के ऊपर गोली चलाने लगता है, लेकिन जुंगशिका तेजी से भागने लगता है और किसी तरह गोली से बचने की कोशिश करने लगता है। तभी उसके पीछे शिराई आ पहुंचती है और शिराई कहती है वो एक बहुत ही शार्प शूटर है और वो अपने गन से एक गोली चलाती है और उस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन उस प्लेन की गोली से वो मारी जाती है। जुंगशिका उसके पास आता है और शिराई जुंगशिका के हाथों में दम तोड़ देती है। इसके बाद जुंगशिका दौड़ते हुए बेस पर आ पहुंचता है, लेकिन तब तक सोवियत यूनियन भी वहां पर आ पहुंचता है। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। सोवियत के एडवांस टैंक और हथियार के सामने जापानीज फोर्स टिक नहीं पाती। फिर भी बहुत सारे सुसाइड स्क्वाड अपना जान दे के भी सोवियत को हराने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सोवियत बहुत आसानी से उनसे डोमिनेट कर पाता है।
है। सोवियत के फौज से डरकर बहुत जापानीज फोर्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाट्सुओ पागलों जैसा बिहेव करता है और अपने ही लोगों को गोली मारता है जो भागने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन सोवियत उनको बंदी बना लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं उन सारे लोगों को एक ट्रेन में बर्फीले पहाड़ों से लेकर सोवियत ले जाया जाता है, जिनमें से जिंगशुका और टाट्सुओ भी होते हैं। सोवियत जाने के बाद वहाँ पे कॉर्नेल जो थे वो टाट्सुओ से कहते हैं जापान के झंडे पर पैर रखने के लिए। टाट्सुओ पैर नहीं रखता, वो कहता है जापान फिर से पावर में आएगा। ये सुन के सजा के तौर पर उसे बर्फीले तूफान में घर से बाहर लटका दिया जाता है। दूसरी तरफ जुंगशिका यहाँ अपने पुराने दोस्तों से मिलता है जो लोग बोट से भाग निकले थे, और यह वो जोंग दाई से भी मिलता है जो कि सोवियत यूनियन का एक बड़ा ऑफिसर बन चुका है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। यहाँ पर जोंग दाई को देखकर एक जापानीज लेफ्टिनेंट आता है और जोंग दाई को फिर से कोरियन डॉग कह के पुकारता है। जोंग दाई गुस्सा हो जाता है और कहता है यहाँ का राजा वो है, उसे कोई भी कोरियन डॉग नहीं बोल सकता। ये कह के बहुत मारता है उस लेफ्टिनेंट को। अगले दिन सुबह टाट्सुओ फिर से वापस आता है और सारे जापानीज को कहता है यहाँ पर भी सभी को उसका कहा ही मानना होगा, उसे सैल्यूट करना होगा। जोंग दाई ये सब सुन के हंस रहा होता है। ये सब सुन के सारे जापानीज टाट्सुओ को सैल्यूट करते हैं, लेकिन जुंगशिका और उसके दोस्त ऐसा नहीं करते। तब टाट्सुओ कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? जुंगशिका कहता है वो लोग अब जापानीज फोर्स में नहीं है, अभी वो लोग सोवियत रिपब्लिक में है, इसलिए टाट्सुओ ये सारी बातें मानने के लिए उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। तभी टाट्सुओ गुस्सा होकर जिंगशुका को मारता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। इन सब झमेले के बारे में सुन के वहाँ सोवियत के बड़े ऑफिसर आते हैं और एक चाकू जमीन में फेंक देते हैं। कहते हैं लड़ो, तुम दोनों लड़ो, तुम दोनों में से कोई एक जिंदा रहना चाहिए। उस चाकू को पाने के लिए जुंगशिका और टाट्सुओ बहुत लड़ते हैं, लेकिन आखिर तक जुंगशिका को चाकू मिल जाता है, बट वो टाट्सुओ को मारता नहीं, छोड़ देता है। और ये देख के उन दोनों को ही सजा के तौर पर बर्फीले हवाओं में बाहर लटका दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उनके टीम में से चुनबुका गायब हो गया है, इसलिए जोंग दाई और बाकी के लोग उसे ढूंढने लगते हैं। जोंग दाई खाना स्टोर करके रखने वाले घर में चुनबुका को ढूंढ निकालता है। वो कहता है अगर सोवियत के किसी ने देख लिया तो यही मारा जाएगा, इसलिए जल्दी निकलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे सोवियत के और भी लोग आ जाते हैं और खुद को बचाने के लिए जोंग दाई चुनबुका को उनके हवाले कर देता है। खाना चुराने के जुर्म में चुनबुका को फांसी की सजा हो जाती है। उसके फांसी की सजा के बाद जुंगशिका जोंग दाई को कहता है ये सब वो क्यों कर रहा है, अपने ही दोस्त मारा गया। जोंग दाई गुस्सा होकर कहता है ये सब उससे ना कहे, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। अगले दिन सुबह सब लोग पेड़ काटने का काम कर रहे होते हैं, तभी कुछ जापानीज लोग गलती कर देते हैं और ये देखकर जोंग दाई उनको बहुत ज्यादा मारने पीटने लगते हैं। तभी टाट्सुओ ये सब देख के वो भी जोंग दाई को मारने लगता है और जुंगशिका भी उसके ऊपर हमला कर देता है। ऐसे ही सारे लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। जोंग दाई तब अपने फोर्स को बुलाता है, वो लोग सबको पकड़ के ले जाता है और जिन्होंने लड़ाई शुरू किया था उसे गोली मार देने का सजा भी देते हैं, जिनमें से 2 लोग जुंगशिका और टाट्सुओ भी होते हैं। लेकिन उनको गोली मारने से पहले ही एक ऑर्डर आता है जिसके मुताबिक सोवियत के कॉर्नेल कहता है सभी लोगों को सोवियत का यूनिफॉर्म दिया जाएगा और जो सोवियत के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ाई करेंगे उसे छोड़ दिया जाएगा और जो नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। इसके मुताबिक बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग लड़ाई के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। जोंग दाई कॉर्नेल को कहता है जुंगशिका और बाकियों को भी एक मौका देने के लिए, तब कॉर्नेल उन्हें भी मौका देता है। टाट्सुओ पहले हेजिटेट करता है, फिर वो भी सोवियत का यूनिफॉर्म पहन लेता है। इसके बाद उन लोगों को बैटल ग्राउंड पे ले जाया जाता है जहाँ पे उन्हें गन दिया जाता है। जोंग दाई सोवियत के लिए लॉयल्टी के साथ लड़ने की बात करने लगता है, लेकिन जर्मनी के एडवांस वेपन्स के सामने वो लोग टिक नहीं पाते। जोंग दाई सोवियत का झंडा लेके बहुत जाबाजी से लड़ता है, लेकिन उसके पैर में गोली लगती है। जुंगशुका तब उसे कहता है चलो भाग निकलते हैं, लेकिन जोंग दाई लड़ता ही जाता है और आखिर में वो जब जुंगशुका के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। मरने से पहले कहता है कि वो एक बार जुंगशुका की बहन को देखना चाहता था।
दूसरी तरफ टाटसुओ भी इन गोलियों के सामने फंस जाता है और उसे बचाने के चक्कर में जुंगसुका अपना एक कान खो बैठता है। टाटसुओ जुंगसुका को लेके थोड़ी सेफ जगह आता है और तभी देखता है सोवियत का एक ऑफिसर पागलों की तरह अपने ही लोगों को मार रहा होता है जो भागने की कोशिश कर रहे थे। अब टाटसुओ अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि एक दिन वो भी ऐसे ही कर रहा था। लड़ाई खत्म होने के बाद सोवियत हार जाता है और उनमें से सिर्फ टाटसुओ और जुंगसुका जिंदा रहता है। वो दोनों जर्मनी के यूनिफॉर्म पहनकर बर्फीले रास्तों से घर की तरफ जाने की सोचते हैं। पहाड़ों के ऊपर से चलते चलते वो एक गुफा तक आते हैं और उस दिन रात को वहीं पर रुकते हैं। टाटसुओ पूछता है कि तुमने मुझे तब चाकू से मारा क्यों नहीं। जुंगशिका कुछ नहीं कहता और वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन चलते चलते एक वीरान सा शहर तक आ पहुंचते हैं, लेकिन टाटसुओ को गोली लगी होती है और वो चल नहीं पाता। तब जुंगशिका अपने पीठ पे बिठाकर उसे घर में ले जाता है और सुलाता है और कहता है वो दवाई ढूंढ के जल्दी ही वापस आ जाएगा। वो जब दवाई ढूंढने जाता है तब वहाँ जर्मनी के मिलिट्री फोर्स आ जाते हैं। जुंगशिका कहता है कि वो जापानीज सोल्जर है और उसका दोस्त जख्मी हालत में है, उसे मदद चाहिए। लेकिन जर्मनी फोर्स के ऑफिसर ये सुन के कहता है तुम जापानीज सोल्जर हो और उसे पकड़ के ले जाने लगते हैं। तब जुंगशिका जोर जोर से टाटसुओ का नाम पुकारने लगता है। टाटसुओ ये सब सुनता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अगले सीन में हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम देखते हैं टाटसुओ कुछ लोगों के साथ एक मिलिट्री ट्रक के पीछे बैठ के फ्रांस के नॉर्मांडी जा रहा होता है। वहां पे जाने के बाद उन्हें फ्रांस की डिफेंस वॉल बनाने का काम दिया जाता है। वो लोग ये सब काम करने लगते हैं। एक दिन खाना खाने के वक्त टाटसुओ एक आदमी को पीछे से देखता है और उसे लगता है कि ये जुंगशिका है। वो उसके पास जाता है लेकिन वो कोई और निकलता है। तब टाटसुओ का दोस्त करीम वहां पे आता है और कहता है तुम इतने सालों से जिस दोस्त को ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर नहीं होगा। अगले दिन काम करने के बाद वो लोग जब खाना खाने जा रहे होते हैं तब टाटसुओ देखता है समुंदर के किनारे एक आदमी दौड़ रहा है। वो वहां पे जाता है और देखता है ये उसका दोस्त जुंगशिका है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। टाटसुओ पूछता है जुंगशिका तुम नॉर्मंडी कब आए, बट जुंगशिका कुछ सुन नहीं पाता। तब टाटसुओ को पता लगता है कि उसे बचाने के चक्कर में जुंगशिका अपना एक कान खो बैठा है। इसके बाद वो दोनों एक साथ काम करने लगते हैं, अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। एक दिन वो लोग फुटबॉल खेल के समुंदर में जाते हैं और तब जुंगशिका कहता है कि उसे आज भी पहला दिन याद आता है जब टाटसुओ कोरिया आया था। वो कहता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था क्योंकि उसे रनिंग के लिए एक नया पार्टनर मिल गया था। अगले दिन टाटसुओ अपने दोस्त करीम को कहता है वो और जुंगशिका यहाँ से भाग के घर वापस चले जाएंगे और करीम को हेल्प करना होगा। कल सुबह 4 बजे वो वहां से निकलेंगे। करीम कहता है इसमें बहुत रिस्क है। टाटसुओ कहता है फिर भी वो कोशिश करेंगे। इसके बाद टाटसुओ जुंगशिका को भी प्लान के बारे में बता देता है। अगले दिन सुबह वो दोनों जब छिपते छिपाते करीम के पास आए भागने के लिए तब देखते हैं आसमान से फाइटर प्लेन्स उनके ऊपर मिसाइल गिरा के हमला कर रहे होते हैं और कुछ ही मिनटों में उनके बहुत लोग मारे जाते हैं और एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर तक टाटसुओ और जुंगशिका मशीन गन्स लेकर लड़ते हैं लेकिन उसके बाद भागने की कोशिश करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनके आसपास ही मिसाइल गिरने लगते हैं। इससे जुंगशिका थोड़ा सा जख्मी हो जाता है लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को सहारा देकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जुंगशिका को गोली लगती है और उसके सीने से खून निकलने लगती है। वो अपना नेम टैग टाटसुओ को देता है और कहता है अब से टाटसुओ जुंगशिका है। वो कहता है कि लड़ाई से किसी तरह बच के उनसे कहने के लिए कि वो कोरियन है और उसका नाम जुंगशिका है। उसे जबरदस्ती यहाँ पर ले आया गया है। टाटसुओ कहता है जुंगशिका तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें घर वापस जाना ही होगा, मैराथन दौड़ना ही होगा। जुंगशिका कहता है मैं तुम्हारे अंदर जिंदा रह के दौड़ूंगा, अब से तुम हो जुंगशिका, तुम्हें ओलंपिक में दौड़ना ही होगा। और इतना बोलकर जुंगशिका दम तोड़ देता है और टाटसुओ उसे पकड़ के जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद हम सीधा ओलंपिक का मैदान देखते हैं जहां जुंगशिका का जर्सी पहन के टाटसुओ मैराथन रेस में दौड़ रहा होता है और हम यहाँ पर टाटसुओ के अंदर ही जुंगशिका को देख पाते हैं और यहाँ पर माई वे की स्टोरी खत्म हो जाती है। सो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको भी ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे मूवीज के एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।